डीपनिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये एडिटोरियल रीसेंट इवेंट जो कि इजराइल एंड ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है, और वो कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से थीम्स हैं जो आपको फॉर द रिसेंट कमिंग CSS के लिए हेल्पफुल हैं। रेलिवेंट थीम्स में अगर ऐसे के हवाले से बात की जाए तो ग्लोबल पीस एंड पावर पॉलिटिक्स पे अगर कुछ आ जाता है तो इसकी स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। करंट अफेयर्स में कुछ डिफरेंट थीम्स है, मिडल ईस्ट क्राइसिस में ये शामिल हो सकता है, यूएस का रोल क्या है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। अदर देन दैट हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एडिटोरियल्स को पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारे पास उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पेपर में आते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि जो रिसेंट वर्ड हमने पढ़ा है उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कौन से हैं जिसके लिए हम पेपर पे तैयारी रखें। So let's begin this editorial that is deepening conflict with Anna Mustafa. I'm here with a new episode of the Dawn Linguist in which we are going to explore some deeper meanings, right? Deeper meanings are very, very important in order to understand and comprehend the writing. The very first statement is, as hostilities between Iran and Israel continued for the second day on Saturday. जैसे ही hostilities जैसे ही दुश्मनियाँ जारी रह रही हैं, कब तक? हफ्ते के दिन जो कि सेकेंड डे बनता है, यानी कि द फर्स्ट डे वॉज द फ्राइडे, राइट? Following Tel Aviv's provocative strikes against the Islamic Republic on Friday, many around the world worried about the diminishing chances of de-escalation. कहना ये चाह रहा है कि जो दुश्मनियाँ, जो एंगर इसराइल और ईरान के दरमियान जारी रह रहा है हफ्ते के दिन तक, वो शुरू कहाँ से हुआ, उसके पीछे क्या था कि टेल अवीव ने ऐसे स्ट्राइक्स किए थे, ऐसे हमले किए थे इस्लामिक रिपब्लिक के ख़िलाफ़ जो कि ईरान है ऑन फ्राइडे वाले दिन, ठीक है? ये बेसिक मीनिंग अभी बता रही हूँ। मैनी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से दुनिया वरिड परेशान हो गई किस बारे में? अबाउट डिमिनिशिंग चांसेस ऑफ डी एस्केलेशन। ये पूरा फ्रेज है, इसके मैं मीनिंग्स लिखती हूँ। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग, कम करना। डिक्रीजिंग चांसेस ऑफ डी एस्केलेशन का मतलब हम लिखेंगे स्टॉप। saying that there are very less chances or the chances are decreasing that the war will be stopped. de-escalation लफ्ज़ निकला है। escalate किसे कहते हैं? escalator आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है, जो वो स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, जिससे ऊपर को जाते हैं। तो escalate मतलब बढ़ना, एंड de-escalate, डी लग जाए तो इसका मतलब है कम होना या फिर रुक जाना, स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दुनिया किस लिए परेशान है कि जो डी एस्केलेशन के चांसेस हैं वो कम हैं, राइट? डिमिनिशिंग चांसेस ऑफ डी एस्केलेशन। अब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव लफ्ज़ निकला है प्रोवोक से। प्रोवोक कहते हैं किसी को उकसाना, ठीक है। शी प्रोवोक्स मी टू अब्यूज़, उसने मुझे इतना उकसाया कि गाली दे दी गई, ठीक है। तो प्रोवोक कहते हैं किसी को उकसाना। तो प्रोवोकेटिव स्ट्राइक्स का मतलब क्या है कि टेल अवीव ने उकसाया है, ऐसे स्ट्राइक किए हैं कि उसने इस्लामिक रिपब्लिक को उकसा दिया है कि वो भी वापस अपना रिएक्शन दे। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ टेल अवीव इस्तेमाल हुआ है, इसका हम इसकी आइडियोलॉजी को समझ लें। सबसे पहले तो ये कि जो वॉर है वो इजराइल और ईरान के दरमियान है, तो सबसे पहले अटैक इजराइल ने किए, तो टेल अवीव ऑब्वियसली इजराइल से रिलेटेड ही है। अब इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। टेल अवीव इज़ बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इजराइल एंड मैंशनिंग दिस सिटी वाई। हम जब भी किसी सिटी के कंट्री की बात करते हैं तो हम उसका कैपिटल मेंशन करते हैं कि वो इसको रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। जैसे कि हमने अक्सर ही अपने पिछले एडिटोरियल्स में भी पढ़ा कि हमारा पाकिस्तान की जगह अक्सर इस्तेमाल होता है इस्लामाबाद, ठीक है, कैपिटल, तो पता चल जाता है जी पाकिस्तान की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जेरूसलम का नाम नहीं लिया, यहाँ पे उन्होंने टेल अवीव का नाम लिया। टेल अवीव बेसिकली इज़ वेरी फेमस फॉर व्हाट? इकोनॉमिक एंड technological hub, and Jerusalem is capital. So this is the avoiding the recognition of Jerusalem as a capital. इस आर्टिकल में इस सिटी को यूज़ करने का मतलब ये है कि राइटर अपनी ओपिनियन, हिडन ओपिनियन आइडियोलॉजी शो कर रहा है कि उसने इज़राइल को और जेरूसलम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो रिकॉग्निशन नहीं देना चाह रहा, वो इज़राइल या उनके बारे में ये नहीं बताना चाह रहा कि ये एक कंट्री है, ये इज़राइल एक स्टेट है और जेरूसलम उसका कैपिटल है। दैट्स वाई ही यूज्ड द नेम ऑफ टेल अवीव, राइट। सेकेंडली अगर देखें तो उन्होंने कहा है टेल अवीव्स प्रोवोकेटिव स्ट्राइक। इसका मतलब है कि जितने भी स्ट्राइक्स हैं वो डायरेक्टली किस चीज़ से लिंक है? पूरी स्टेट की तरफ से नहीं है। दीज स्ट्राइक्स आर लिंक डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोमिनेंट लीडरशिप, लीडर्स से, क्योंकि ये स्टेट, ये वाला रीजन लीडरशिप के लिए, लीडर्स के लिए, मिलिट्री के लिए और टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन स्ट्राइक्स के पीछे इन सब का एक मेजर रोल है। दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और स्टेटमेंट, जिसमें एक समरी दे दी जाती है कि हमने जिक्र किस बारे में करना है, इसलिए ये थोड़ा डिटेल्ड है। साथ ही साथ एक और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँ वो ये है कि टेल अवीव का जिक्र किया और साथ ही इस्लामिक रिपब्लिक का जिक्र किया। इसका मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मिलिट्री जो लीडरशिप एग्रेशन वो शो कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए राइटर ने जब इस्लामिक रिपब्लिक का जिक्र किया, दैट मीन्स दैट शोज दैट जो काउंटर स्टेट है, जो काउंटर कंट्री है ईरान, उसकी आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक है। ठीक है, जो प्रोवोकेटिव स्ट्राइक्स हो रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि वो इस्लामिक रिपब्लिक है। उनकी आइडियोलॉजी इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। और इन स्ट्राइक से डरने वाले तो हम बिल्कुल नहीं हैं, बिकॉज वी लव टू प्रेजेंट आर सेल्फ, हमें शहीद होने के मौके चाहिए होते हैं। तो राइटर ने ऑन पर्पज़ यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक मेंशन की है। ठीक है, दीज आर सम हिडन थीम्स जो कि हम बताना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि रीडिंग करते हुए लोग इन बातों का ख्याल रखें। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज हॉस्टिलिटीज़ कंटिन्यूड। हॉस्टिलिटीज़ कंटिन्यूड, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पैसिव, के दुश्मनियाँ जारी हैं। एंड देयर इज़ नथिंग मैंशन, यहाँ पे कुछ भी मैंशन नहीं है कि वो किस तरफ से जारी हैं, हु इज़ कंट्रोलिंग एंड हाउ, वो कैसे जारी हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ क्या हैं। यहाँ पर इस बारे में कोई भी आंसर नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि इज़राइल ने हॉस्टिलिटीज़ को कंटिन्यू रखा है या यूएस ने ऐसा रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हिडन रखने का मतलब क्या है कि राइटर चाह रहा है यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन, कि मैं प्रोमिनेंट नहीं होना चाहता किसी एक पार्टी का नाम लेकर। तो जब भी आपने किसी मेजर चीज़ को हाइड करना हो, आप चाहते हो कि हम उसका जिक्र ना करें, जस्ट यूज़ पैसिव कॉन्टेक्स्ट, राइट। नाउ लेट्स रीड इट अगेन विद अ न्यू सेंस, जो कि मैंने आपको समझाई है, और उससे पढ़कर अब आप देखें आप में क्या फील आता है। एज हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन ईरान एंड इसराइल कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे ऑन सैटरडे, राइट, फॉलोइंग टेल अवीव्स प्रोवोकेटिव स्ट्राइक्स अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑन फ्राइडे। इसके स्ट्राइक्स किसके खिलाफ हैं? इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ। एंड द डे वॉज वेरी प्रीशियस फॉर अस, फ्राइडे। मैनी अराउंड द वर्ल्ड वरीड अबाउट द डिमिनिशिंग चांसेस ऑफ डी एस्केलेशन। राइटर ने ऑन पर्पस ये वन स्टेटमेंट लिखी है और नेशनल लेवल, राइट, इंटरनेशनल लेवल से बात ग्लोबल इशू पर ले गया है कि दुनिया भी परेशान है। ठीक है, तो आपका एक सेंटेंस कितना फ्रूटफुल होना चाहिए, उसमें कितनी आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बात कर रहा है और ग्लोबल कंसर्न्स को भी नोट करवा रहा है कि दुनिया इस बारे में परेशान है। दैट हाउ टू स्टॉप दैट। बस हमने बहुत डिटेल में फर्स्ट लाइंस पढ़ ली, अब आगे हम क्विकली चलेंगे क्योंकि ये इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है। वाइल इजराइल हैड स्ट्रक मल्टीपल साइट्स एंड किल्ड सेवरल सीनियर इरानियन मिलिट्री लीडर्स एंड साइंटिस्ट ऑन फ्राइडे। वाइल, जबकि इजराइल ने स्ट्राइक किया, स्ट्रक इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्राइक, हैड लग जाए तो थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट। तो इजराइल ने स्ट्राइक किया बहुत ज़्यादा जगहों को, मल्टीपल साइट्स को, और मार दिया, किल किया सीनियर ईरानियन मिलिट्री लीडर्स को और साइंटिस्ट को। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन तेहरान ने हिट बैक किया, मतलब वापस जवाब दिया। तेहरान इज़ अ कैपिटल ऑफ ईरान। आगे कोमा लगा के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हिट बैक कैसा था। सेंडिंग, भेजे बैरेजेस ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स टुवर्ड्स द ज़ायनिस्ट स्टेट लेटर इन द डे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स, बैरेजेस कहते हैं कंक्रीट एंड कंसंट्रेशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे ज़ायनिस्ट स्टेट की तरफ उसी दिन, लेकिन थोड़ी देर बाद, लेटर इन द डे, थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि फर्स्टली अटैक किसकी तरफ से हुआ? इजराइल की तरफ से। तो हिट बैक का मतलब है कि तेहरान ने रिएक्शन देना था, राइट। उसके बाद इजराइल क्योंकि मुल्क है, लेकिन यहाँ पर अगर वो ईरान को इस्तेमाल करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उन्होंने ईरान नहीं यूज़ किया, उन्होंने पर्पसली तेहरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि कैपिटल है। उसके अलावा अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने पहले कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे मिलिट्री और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और लीडर से रिलेटेड, राइट। तो मैंने वो लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए थे? मैंने टेल अवीव को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि ये कंट्री इन चीज़ों के बारे में, इन एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नाउ लिंक दैट पॉइंट विद दीज एस्पेक्ट्स दैट ईरान ने, इजराइल ने ऑन पर्पस जो स्ट्राइक किए हैं वो किस पर किए हैं? मिलिट्री पर, मिलिट्री लीडर्स पर और साइंटिस्ट पर किए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट की फील्ड टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। तो टेल अवीव इज़ फेमस फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर टेल अवीव का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
हम हमेशा जब भी कोई राइटिंग लिखते हैं तो दो लफ्ज़ों को ही नहीं पकड़ के लिखना शुरू कर देना, इजराइल ईरान, इजराइल ईरान, ईरान ने ये किया, इजराइल ने ये किया। लाइक यूज समथिंग यूनिक, आपकी राइटिंग कोहेरेंट शो होनी चाहिए। अब इसका लिंक इन दोनों चीज़ों के साथ है, हु कैन एक्सप्लोर दैट, सिर्फ वही एक्सप्लोर कर सकता है जिसको इसका आइडिया है, जो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना चाहे, उसको लिंक्ड करना चाहे, ठीक है। इस तरह से पढ़ने का और ज़्यादा मज़ा आता है। एंड द नेक्स्ट कंट्रास्ट वाज कि इस्लामिक रिपब्लिक इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर ज़ायनिस्ट स्टेट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ज़ायनिस्ट हम कहते हैं यहूदियों का जो इलाका है, जो रियासत है। तो इस्लामिक रिपब्लिक इज़ शोइंग कि एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट हैं, ठीक है, यहूदी हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट ग्राइंड्स ऑन, ग्राइंड्स कहते हैं एक जूसर मशीन है, उसमें हम कुछ चीज़ डालें तो वो उसको ग्राइंड करेगी। एंड ग्राइंडिंग वॉज क्वाइट स्लो बट कंटिन्यू, कि वो आहिस्ता आहिस्ता होगी लेकिन कंटिन्यूसली होगी, तो वो ग्राइंड करती जाएगी। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्ट होगी तो वो स्पीडली भी हो जाएगी। लेकिन पहले के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, आपने कोई चीज़ ग्राइंड करनी होती थी तो आप हाथ से करते थे। तो द प्रोसेस वाज स्लो है, कंटिन्यूस है, और रिजल्ट क्या होता है, टू कट इनटू द पीसेस। हाउ ब्यूटिफुली दिस वर्ड इज़ यूज्ड कि ग्राइंड्स ऑन, कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो स्लो है, कंटिन्यूस है, नहीं पता कब रुकेगा, और वो पीसेस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस वर्ड को बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि एज द कॉन्फ्लिक्ट ग्राइंड्स ऑन, कि ऐसा मसला, ऐसा इशू जो कि चलता जा रहा है और पीसेस में बांटता जा रहा है लोगों को, वो गज़ा के हों या ईरान के हो, देयर आर डेंजर्स इट में एक्सपैंड, ये बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि ये फैल जाएगा। पर्टिकुलरली इफ़ द US गेट्स इन्वॉल्व, बिलखसूस उस वक्त अगर इसमें US शामिल हो गया। सच अ डेवलपमेंट वुड बी डिवॉस्टेटिंग, अब ये होगी तो डेवलपमेंट के भाई US शामिल हो गया, लेकिन ऐसी डेवलपमेंट क्या होगी, तबाहकुन होगी, डिवॉस्टेटिंग होगी, सब कुछ ख़त्म कर देगी, किसका, रीजन का भी, एंड ऑल्सो सेंडिंग शॉक वेव्स अक्रॉस द ग्लोब, और अपनी सारी शॉक वेव्स कहते हैं जलजिला आए तो फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान पर जलजिला आता है तो वो कहते हैं अफगानिस्तान पर 4.5 का जलजिला आया है, लेकिन इसके जो शॉक्स हैं वो पूरे इर्द गिर्द के इलाकों में महसूस किए गए हैं और 2 तक गया है, ठीक है। तो वो शॉक वेव्स हैं, उसके जो धचके लगते हैं वो पूरी दुनिया में लगते हैं। Some media reports say that US had shipped hundreds of missiles to Israel before the attack on Iran. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि US ने 100 की तादाद में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स शिप किए हैं, किसको, इसराइल को, बिफोर द अटैक ऑन ईरान, ईरान पर हमला करने से पहले। वाइल, जबकि देयर आर ऑल्सो इंडिकेशंस दैट अमेरिकन फोर्सेज हेल्प शूट डाउन ईरानियन मिसाइल्स हेडेड फॉर इसराइल। ये अब एक पिक्चर है, ठीक है, ये ईरान है फॉर एग्जांपल और ये इसराइल है। तो ईरानियन मिसाइल, ये ईरान के मिसाइल जा रहे हैं इसराइल की तरफ, ठीक है। हेड मतलब उनका हेड इस तरफ है, उनका टारगेट या फोकस जो है वो इसराइल है। तो अमेरिका ने इन मिसाइल्स को, जिनका फोकस इसराइल की तरफ था, अमेरिका ने इनको शूट डाउन कर दिया, कि यहीं से ही ख़त्म कर दिया, इसराइल पे ना पहुँचे। एक तो चीज़ हो ना कि फॉर एग्जांपल ईरान है और इसराइल है और यहाँ से ये मार रहे हैं और इसराइल खुद ही इसको शूट डाउन कर दे, वो गिर जाए, ठीक है। इसका मतलब जंग 2 के दरमियान है। लेकिन तीसरी पार्टी जो अमेरिका है वो यहाँ से थर्ड पार्टी बनकर उसको शूट डाउन कर रहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहा, लेकिन वो इसमें शामिल है, वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है कि US ने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स को शिप किया, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि US ने, यानी कि अमेरिका ने, उनके मिसाइल्स को शूट डाउन भी किया। ये तो हो गई मीनिंग की बात। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने, राइटर ने लिखा है सम मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि वो मीडिया रिपोर्ट्स का नाम नहीं लेना चाह रहा। हो सकता है वो रिपोर्ट्स 5 से ज़्यादा हैं, 6 से ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाई, या फिर हो सकता है राइटर उसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा कि ये बात किसने लिखी है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी कह सकते हैं सम मीडिया रिपोर्ट्स, या फिर आप डॉन को रेफर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉन। एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि राइटर इस बात पे फोकस नहीं करवाना चाह रहा, वो चाह रहा है कि हम इसको इग्नोर करें और जो बात पते की है ना उसको हाईलाइट करें। तो दैट्स वाई उसने जस्ट सिंपली कहकर इसको इग्नोर करवाया है रीडर की नज़र में, और बेसिक बात उसने हाईलाइट करवाई है। तेहरान हैज़ सेड इट विल हिट अमेरिकन एज वेल एज ब्रिटिश एंड फ्रेंच बेसिस इफ़ दी स्टेट्स डिफेंड टेल अवीव। अब तेहरान ने ये कह दिया है कि अगर अमेरिका, ब्रिटिश या फ्रांस, इनमें से कोई भी बीच में आएगा तो उसको भी हिट करेगा अगर उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। एक होता है कि अमेरिका टेल अवीव के साथ, यानी इसराइल के साथ मिलकर लड़ाई में, जंग में शामिल हो जाए कि हम भी लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन तेहरान ने कहा नो, अगर इसको डिफेंड भी किया ना, इसको बचाने की भी कोशिश की, यानी कि उसके जो शूट डाउन किए हैं मिसाइल, उससे टेल अवीव को बचाया भी जा रहा है ना, तो हम उस पर भी इन स्टेट्स को नहीं बख्शेंगे, हम रिएक्शन देंगे, राइट।
इन द मिड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में या फिर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मस्ट बी आस्क्ड व्हाई ही डिडंट डू मोर टू स्टॉप इजराइल्स अटैक ऑन ईरान। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछना चाहिए, ये पूछे जाना चाहिए कि क्यों वो नहीं कोशिश कर रहा कि इसराइल अटैक को रोक दे। वाई ही डिडंट डू मोर, वो क्यों नहीं कुछ ज़्यादा कर रहा ताकि वो इसराइल के अटैक को रोक सके ऑन ईरान। ठीक है। टेल अवीव्स जस्टिफिकेशन, टेल अवीव ने अपनी जस्टिफिकेशन क्या दिया। टेल अवीव्स जस्टिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं उनकी जस्टिफिकेशन है दैट इट इज़ वैगिंग प्री एम्पटिव स्ट्राइक्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब रिंग्स होलो। इसराइल ने ये जस्टिफाई किया है कि वो शुरू करता है, वो ये स्ट्राइक्स को क्यों शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग और कंडक्टिंग। ठीक है। वो ऐसा काम इसलिए कर रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक सके। प्री एम्पटिव का मतलब है कि पहले से तैयार रहना, मतलब अभी अटैक हुआ नहीं है, उस अटैक से पहले ही अटैक कर देना। ठीक है। जिसे हम कहते हैं डूइंग समथिंग फर्स्ट टू प्रिवेंट अ पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट, कुछ पहले ही कर देना कि हमें फ्यूचर में थ्रेट ना हो। तो इसे हम कहते हैं प्री एम्पटिव स्ट्राइक्स, के कोई स्ट्राइक होने से पहले ही स्ट्राइक कर दिया ताकि वो ईरान को रोक दे कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आ जाए। ठीक है। अब रिंग्स होलो यहाँ पर कैसे हमें डिफाइन करेंगे। अब यहाँ से आपने लाइन क्या करनी है, टेल अवीव जस्टिफिकेशन ख़त्म, रिंग्स होलो, होलो कहते हैं खोखला मतलब खाली, और रिंग्स मतलब दायरा। अब टेल अवीव इज़राइल की जो जस्टिफिकेशन का दायरा था ना वो होलो था, खाली था, मतलब उसने जो जस्टिफाई किया अपनी बात को, वो जस्टिफिकेशन इतनी खोखली थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इज़राइल न्यूक्लियरी और टेक्नोलॉजिकली बाकी सब रीजन्स को हर्ट कर रहा है। इज़राइल अपनी स्टेट, अपनी बाउंड्रीज़ को वायोलेट कर रहा है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। तो इज़राइल की जस्टिफिकेशन इट सीम्स इट इज़ जस्ट रिंग्स होलो, वो बिल्कुल खोखली है। उस पर उसका ये जो बहाना है कि ईरान कहीं ऐसा ना हो न्यूक्लियर पावर बन जाए और नुकसान दे दे, इसलिए हम इस पर अटैक कर रहे हैं, दिस इज़ क्वाइट अ नॉन सेंस। ये कोई, इट डजेंट मेक अ सेंस, राइट। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह भी फ्रेज कर सकते थे कि टेल अवीव्स जस्टिफिकेशन रिंग्स होलो दैट इट इज़ वेगिंग प्री एम्पटिव। तो यहाँ पर ये जो बात है टेल अवीव्स जस्टिफिकेशन, अब ये जस्टिफिकेशन की ये यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट और फिर ये वर्ब लगा के उन्होंने अपनी सेंस को कंप्लीट किया और आगे कोमा लगा के दोबारा कंटिन्यू कर दिया है दैट कमिंग फ्रॉम द स्टेट बिलीव टू हैव क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर प्रोग्राम इटसेल्फ, कि ये जस्टिफिकेशन उस स्टेट की तरफ से आ रही है जिसके बारे में पहले ही गुमान किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि उसने खुफिया तौर पर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने लिए बनाया हुआ है। ठीक है। क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेट, सीक्रेटली उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम इटसेल्फ तैयार किया हुआ है। तो इसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल होलो है। एंड विच हैज़ वायलेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ नियरली ऑल इट्स नेबर, और इसी स्टेट ने अपने ही नेबर्स की सॉवरेनिटी को ब्रेक डाउन कर दिया है कि अभी उसको ईरान ने कुछ कहा भी नहीं तो उसने अटैक कर दिया। तो बात यह है कि ईरान वॉज क्वाइट, उसने कुछ एक्शन नहीं किया तो इस पर स्ट्राइक हो गए। देन हाउ एनी वन कैन बिलीव ऑन दिस स्टेट, किसी का बिलीव करना बनता है। इसका मतलब है इज़राइल ने इटसेल्फ अपने रूल्स को, अपने लॉज को वायलेट कर दिया है अपने नेबर्स में, और इससे रीजन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी स्ट्रेटेजिक इवेंट्स के बारे में है कि इज़राइल की क्या स्ट्रेटजी चल रही है, वो किन स्कीम्स के साथ अपने रीजन में रूल करना चाह रहा है। द नेक्स्ट इज मिस्टर ट्रम्प हैड बिल्ड हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस। मिस्टर ट्रम्प ने अपने आप को नुमाया करवाया है, रिप्रेजेंट करवाया है कि वो मैन ऑफ पीस हैं, अमन के इंसान हैं, यानी अमन के नुमाइंदे हैं। बट इन दिस इंस्टेंस, इस मिसाल में, ही इज़ स्टैंडिंग बाय एज इजरायली वॉरमंगर्स। ट्रम्प जो है वो किस मैन ऑफ पीस के बजाय किस जगह पर खड़ा है, अपने आप को असल में क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, वो है इजरायली वॉरमंगर्स। ये अब दो लफ्ज़ हैं, वॉर्म एंड अमंग, अमंगर्स। अमंग कहते हैं इन लोगों के बीच और वॉर्म एंड अमंग, तो इससे मिलके हमें बन जाएगा वॉरमंगर्स। ठीक है, कि ऐसे लोग जो वॉर के बीच शामिल हैं, ऐसे लोग जो वॉर को पसंद करते हैं, दे लव वॉर। ठीक है, वॉरमंगर्स के वॉर में शामिल होने वाले लोग। उन्होंने कहा ट्रम्प अपने आप को मैन ऑफ पीस बताता है, लेकिन वो क्या है, वॉरमंगर है, इजरायली। एंड
फ्लश विद अमेरिकन कैश एंड आर्म्स, भरा पड़ा है किस चीज़ से? मनी से, और आर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेपन्स को। हैव एम्बार्क्ड ऑन डिस्ट्रक्टिव एडवेंचर दैट कैन सेट द मिडल ईस्ट अलाइट। वो कह रहे हैं ट्रम्प, जो कि अपने आप को अमन का नुमाइंदा कहता है, उसने एक ऐसा मिशन शुरू कर दिया है जो कि पूरे मिडल ईस्ट को आग से भर देगा, आग से रोशन कर देगा। उसने इस तरह का मिशन शुरू कर दिया है, और वो कैसे? बाय बीइंग फ्लश विद द अमेरिकन कैश एंड आर्म्स। उसको इतनी मनी और इतना लाइक वेपन्स के साथ भर दिया गया है कि वो एक ऐसा मिशन शुरू कर रहा है जो मिडल ईस्ट में आग लगा दे। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो कि मिडल ईस्ट क्राइसिस से रिलेटेड हो, तो आपने उसमें भी ये शामिल करनी है, राइट। और यूएस का रोल बताना पड़े तो आपने उसमें भी, इस थीम में भी इसको इंक्लूड करना है। और अगर ग्लोबल पीस या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो तो उसमें आपने आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में इस बात को ऐड करना है। आर्गुमेंटेटिव स्टाइल कहते हैं कि अपनी बात पे परसुएड कर रहे हो, तो आप परसुएड करोगे कि अकॉर्डिंग टू लाइक डॉन, कि मिस्टर ट्रम्प ने अपने आप को बिल कराया, या मिस्टर ट्रम्प ने ही खुद ही जब कहा कि वी आर अमंग द पीस मेकर्स, तो एक तरफ हमारे पास स्टेटमेंट है कि मैन ऑफ पीस हैं, बट ऑन द अदर हैंड उनके ये फीचर्स हैं कि उनको इतना कैश और वेपन्स दिए जा रहे हैं, और उन्होंने एक डिस्ट्रक्टिव एडवेंचर शुरू किया, डिस्ट्रक्टिव मिशन शुरू किया जो कि पूरे मिडल ईस्ट को आग से भर देगा। अलाइट भी दो लफ्ज़ों से, अ एंड लाइट। लाइट इज़ बेसिकली जो कि रोशनी देती है, एंड और इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन में मीनिंग है जिसे हम कहेंगे कि आग, आग से काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, तो पूरे मिडल ईस्ट को अलाइट कर देगा। इवन सम ऑफ द मिस्टर ट्रम्प्स आर्डेंट सपोर्टर्स, आर्डेंट मीन्स पैशनेट और लॉयल। ट्रम्प के कुछ सपोर्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे इन द मेगा मूवमेंट। मेगा मूवमेंट है एक अमेरिकन मूवमेंट जिसमें कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। ये एक मूवमेंट है जिसमें उन्होंने ये एम शुरू किया कि हम अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाएंगे। तो इस मूवमेंट में जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी इस बात पे क्रिटिसाइज किया है, तनकीद किया है कि इज़राइल वॉर एंड पोटेंशियल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, कि इज़राइल की जो जंग है और उसमें ऑन पर्पस, पोटेंशियल मतलब पर्पसफुली, किसी मकसद के तहत और किसी फ़ायदे के लिए पूरी नीयत के साथ अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इस बात पे इस मूवमेंट वालों ने तनकीद की है, ठीक है, उन्होंने रोकना चाहा है। द यूएस प्रेजिडेंट्स कॉल्स फॉर तेहरान टू रिज्यूम डायलॉग ऑन द न्यूक्लियर इशू आर लाफेबल, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन ईरान इज़ फेसिंग एन ऑनस्लॉट फ्रॉम द अमेरिकाज की एलाई। वो कह रहे हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तेहरान से ये जो बात की है कि हम डायलॉग दोबारा शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं इस बारे में कि न्यूक्लियर इशू क्या चल रहा है। लाइक यूएस चाह रहा है कि तेहरान एक न्यूक्लियर पावर या ईरान ना बने, लेकिन ईरान चाह रहा है कि उसे न्यूक्लियरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यूएस का ये कहना कि हमें न्यूक्लियर इशू पे दोबारा बात करनी चाहिए, इट इज़ क्वाइट लाफेबल, ठीक है। इस फ्रेज को ऐसे स्ट्रक्चर दिया गया है, द यूएस प्रेजिडेंट्स कॉल्स फॉर तेहरान टू रिज्यूम डायलॉग ऑन न्यूक्लियर इशू आर लॉफेबल। तो ये एक पूरा फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और इसके बाद वर्ब आया है आर, मतलब ये हंसने की बात है, ठीक है। यहाँ पे राइटर एक क्रिटिसिज्म कर रहा है, एक तंजिया अंदाज में कह रहा है, ठीक है। और बिलखसूस उस वक्त ये कहना जबकि ईरान शदीद हमले का सामना कर रहा है, सामना कर रहा है ऑन स्लॉट फ्रॉम अमेरिकाज की अले, अमेरिका के एक पक्के दोस्त जो कि इसराइल है उसकी तरफ से शदीद हमला हो रहा है। ऑन स्लॉट यानी कि शदीद हमला हो रहा है। स्लॉटर कहते हैं ज़िबा करना, ठीक है, ज़िबा करना। तो इस तरह का हमला जो कि लोगों को ज़िबा कर रहा हो, ठीक है, ऑन स्लॉट शदीद हमला हो रहा है ईरान पर। उस वक्त यूएस का ये कहना कि हमें न्यूक्लियर इशू के बारे में दोबारा बात करनी चाहिए, नो वे, दिस इज़ क्वाइट, ये हंसने की बात है। Similarly, Prime Minister Benjamin Netanyahu's appeal for Iranians to rise up against their government and seek freedom are the stuff of black humor। मतलब हंसी आ रही है कि जो लोगों को मार रहा है वो ईरान के लोगों को कह रहा है कि आप लोग जो है ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ और अपनी आज़ादी का हक मांगो। मतलब ये किस किस्म के लोग हैं, इनकी पॉलिटिक्स ऐसे बच्चे बच्चे को समझ आ रही है। जो लोगों को खुद मार रहे हैं वो ये कैसे कह सकते हैं कि ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हों और अपने लिए फ्रीडम मांगे, आज़ादी मांगे। एंड राइटर इज सेइंग दैट दीज आर द स्टफ ऑफ ब्लैक ह्यूमर। तो ब्लैक ह्यूमर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ब्लैक डे,
एक ब्लैक डे मनाया तो नहीं खैर जाता, लेकिन उसको नेम दे दिया जाता है। जैसे एक इवेंट हुआ था पेशावर का, तो उसको हमने ब्लैक डे कहकर और एक दिन डिनोट कर दिया, स्याह। तो ऐसा ह्यूमर, ऐसा मजाक जो कि जोक हो बट क्वाइट पेनफुल, वो सीरियस भी हो, कि हंसी तो आ रही हो लेकिन उसमें एक सीरियसनेस की भी हद हो। तो ये भी एक ऐसा मजाक है कि आप लोगों को मार रहे हो बट यू आर लाइक अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा साथ देंगे ईरानियन और फ्रीडम के लिए खड़े होंगे और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे। सो नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। एज इसराइल हैज़ किल्ड एंड इंजर्ड न्यूमरस ऑर्डिनरी ईरानियंस इन द ऑनगोइंग एग्रेशन, कि ये सब बात उस वक्त कर रहे हैं जब इसराइल ने ऑलरेडी इतने लोगों को मार दिया है। ऑनगोइंग एग्रेशन मतलब अभी जो उसका गुस्सा चल रहा है, एग्रेशन एक शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। मिस्टर नेतन्याहू सो कंसर्न अबाउट ईरानियंस फ्रीडम, मतलब ये भी तंजिया कहा हुआ है कि मिस्टर नेतन्याहू जो कि बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, कंसर्न है ईरान वालों की आज़ादी के बारे में, उसने क्लियरली डज़ नॉट फील पैलेस्टीनियंस आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसे ये नज़र नहीं आता कि पैलेस्टाइन फ़लस्तीनी लोग भी जो हैं उनको भी पूरा हक है कि वो ज़िंदगी और आज़ादी को जिएँ। एज़ गज़ा जेनोसाइड हैज़ शोन, जो कि हमें गज़ा में जो कत्ल हो रहा है, जो बुरे हालात कर दिए गए हैं, उससे ही पता चल रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू को कोई भी फ़िक्र आज़ादी की और ज़िंदगी की कोई भी ऐसी फ़िक्र नहीं है किसी के बारे में। So we are towards the ending with prospects of peace looking dim. The world, particularly Iran's neighbors, including Pakistan and Middle East state, must be prepared for prolonged geopolitical turbulence and economic tremors. वो कह रहे हैं इस हवाले से अगर देखें कि जो अमन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और पूरी दुनिया, जबकि ईरान के जो हमसाय ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान और पूरा मिडल ईस्ट आ जाता है, उनको इस बारे में तैयार रहना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और इकनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा शॉक्स फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल प्राइसेस और जो ट्रेडिंग है उस पर इफ़ेक्ट आएगा, या फिर जो सी रूट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी लोकली बात की गई है, रीजन की बात की गई है, यानी नेबर्स की बात की गई है, और इंटरनेशनली भी बात की गई है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है कि पीस भी ख़त्म हो रहा है, नेबर्स को भी ख्याल रखना पड़ेगा, पूरे मिडल ईस्ट को भी, और इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और शॉक्स को फेस करना पड़ेगा अगर ये जंग भर गई। द रीजन इज़ अमंग्स द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड एनर्जी हब, और ये वाला रीजन किस में है? दुनिया के उन तजारती और मईशती खितों में से अहम तरीन है, उन सब का मरकज़ है। लाइक ट्रेड, इकनॉमिकली एंड एनर्जी वाइज इट इज़, दिस रीजन इज़ अ हब। एंड हब कहते हैं मरकज़ होना, अहम तरीन हिस्सा होना। ठीक है, इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज़, अगर ये मसला ऐसे ही जारी रहा, एंड इंटेंसिफाइज, और बढ़ता रहा, शदीद होता गया, द ग्लोबल ऑर्डर विल फील द हीट, तो क्या होगा? पूरी दुनिया इसकी शिद्दत और गर्मी को महसूस करेगी। ठीक है, पाकिस्तान एज अ नेबर ऑफ ईरान इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल, मीन्स पाकिस्तान इज़ इन द डेंजर, वो ख़तरे में है। एंड द स्टेट मस्ट बी रेडी फॉर व्हाट लाइज अहेड, स्टेट को इस बारे में तैयार रहना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। वाइल ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू सेफली ब्रिंग होम पाकिस्तानी ज़ायरीन एंड विजिटर्स इन ईरान, और जो पाकिस्तान के ज़ायरीन हैं जो वहाँ पर ईरान के विज़िटर्स के तौर पर गए हुए हैं, उनको सेफली बाहिफाजत अपने मुल्क में, अपने घर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। वाई कि हमें पाकिस्तानियों का भी ख्याल साथ साथ रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ख़तरा फैल रहा है। वी कांट इग्नोर आर पीपल। सो अगर हम देखें कि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें किस किस जगह कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स को फिट करना है, तो ऐसे में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास इस तरह की बात हो, लाइक यू आर आर्ग्यूइंग हाउ पीस इज़ डिसरप्टेड बाय पावर एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी कौन शो कर रहा है? दो मुंह अपने कौन शो कर रहा है? यूएस ने मुनाफकत दिखाई है और पावर इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल पीस डिसरप्ट हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं ग्लोबल पीस को, और पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पावर पॉलिटिक्स क्या है? कि जिसकी पावर है वो अपना हुक्म जताना चाह रही है, कि इजराइल कह रहा है कि भाई हम जस्टिफाई करते हैं, हम न्यूक्लियर पावर क्यों बनने दें उनको, और जबकि इसराइल खुद ही सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम बना चुका है। सो दिस इज़ अ हिपोक्रेसी, वो अपने आप को पावरफुल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर, इस थीम में भी इस चीज़ को हम इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। फिर मिडल ईस्ट क्राइसिस अगर जिक्र हो, मिडल ईस्ट के क्या क्राइसिस हैं, या यूएस का रोल क्या है, या पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इसमें, तो हम दिखाएंगे कि रीजनल वॉर्स से पूरी दुनिया में और रीजन में रिपल इफेक्ट आ रहा है। रिपल कहते हैं आप एक तालाब में जब पानी के तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उसके जो लहरें हैं वो दूर तक ऐसे दिखती हैं,
तो ये दिस इज़ अ रिपल इफेक्ट, वो दूर तक उसका असर जाएगा। तो जो वॉर, जो जंग इसराइल और ईरान के दरमियान है, उसका रिपल इफेक्ट पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में जा रहा है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के हवाले से शॉक वेव्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम अलायंसेस की अगर बात करेंगे कि कौन किसका अलाय बन चुका है, तो यूएस ने अकॉर्डिंग टू मैनी न्यूज़ रिपोर्ट्स, यूएस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है टू शूट डाउन द ड्रोन्स ऑफ इसराइल, शूट डाउन द ड्रोन्स ऑफ ईरान दैट आर हेडेड टुवर्ड्स द इसराइल, जो ईरान मार रहा था किसको, इसराइल को। तो ये अलाय शो करता है ना, इनडायरेक्टली यूएस किसका अलाय बन रहा है, इसराइल का अलाय। और अमेरिका जो है और जो ट्रम्प है, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो एक ऐसा मिशन शुरू करे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो। फिर पाकिस्तान अफेयर्स में हम रिसेंटली देख सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान को। हाईलाइट पाकिस्तान यूनिक चैलेंज एज ईरान नेबर, ईरान का नेबर है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। हमें भी सिक्योरिटी रखनी है, हमें अपने ज़ायरीन को सेफ रखना है, हमें भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी करनी है कि हम हर तरफ से सेफ रहें, हमें भी नुकसान ना हो, ठीक है। ये पाकिस्तान का इट्सेल्फ क्या रोल प्ले होना चाहिए इन दिस रीजन वाइल दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी का जिक्र हो, ठीक है, कि वो किस तरह ब्रेक डाउन होती है, जो एक मुल्क है अपनी हाकमियत को दूसरे पर किस हद तक रख सकता है, उसकी लिमिट्स क्या, तो उसमें आप ये कोट कर सकते हो कि इजराइल ने कोशिश किया वायलेट करने की सोवरेनिटी ऑफ ऑल इट्स नेबर्स। कैसे कि उसने भी अटैक्स किए हैं, फर्स्टली कि उसने अटैक्स किए हैं, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी अथॉरिटी उसने अटैक कर दी। और सेकंड ये कि वो कैसे कह सकता है कि कोई न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता, ठीक है। उसने अपने नेबर कंट्री की को अटैक करके रूल्स को ब्रेक डाउन किया है, लॉज को वायलेट किया है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इवेंट्स में हम ये सारा ही स्ट्रेटेजिक है, पूरी दुनिया ही स्ट्रेटेजी बना रही है कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। बेसिक इसमें जो शामिल है वो यूएस, ईरान, इसराइल और पाकिस्तान है। उसके अलावा एक स्ट्रेटेजी ये है कि मिलिट्री वॉर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट था वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को क्या करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है किसकी, ईरान के लिए इज़राइल की स्ट्रेटजी। तो हम देखते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थीम्स आ चुके हैं। अब मैं ये चाहूँगी कि आप इनको ज़ुबानी एक दफ़ा नोट डाउन करें और इन फ्रेजेस को समझना चाहें कि हमें क्या सीखने को मिला है। हम या आप इन फ्रेजेस को कैसे अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा पैराग्राफ रीराइट करें कि ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और उसमें इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ठीक है। नीचे हमारे पास आ गए हैं वर्ड्स डिफरेंट, जिनके सिनोनिम्स हैं हमारे पास 3 और 3 एंटोनिम्स हैं। दिस इज़ अ फाइल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप ये वर्ड्स हैं, देन मीनिंग्स और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। तो आपको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। वोकैबुलरी इज सच अ थिंग जो याद नहीं रहेगी, याद रखने से भी याद नहीं रहेगी। इसको एक दफ़ा रीड करें, देन रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, दिस इज़ अ स्ट्रेटजी। आप सिर्फ इसको रिवाइज करें, ठीक है। जो वर्ड्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि वॉर कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हैं, और ये हमेशा इसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते रहेंगे। तो ये बार बार एडिटोरियल्स में जिक्र आता जाएगा। जो पॉलिटिकल कुछ वर्ड्स हैं वो बार बार पॉलिटिकली यूज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सिर्फ उनको रिवाइज़ करना है और वो आपको फिर याद जाएंगे। छोटे से स्टिकी नोट्स बना लें, अपने रूम में उसको पेस्ट कर लें कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपने सीखे हैं, उनको डेली के 3, 4, 5 उनको सेव रखें। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CSS और PPSC, कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया हो। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, देन लिव इट। उसको याद करने की और क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद रह गए वो रह गए, देन जस्ट रिवाइज आफ्टर अ डे और 2 days, तो इंशाल्लाह वो आपको याद रहेंगे। ट्राई टू यूज़ इट इन योर डेली लाइफ, राइट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, एंड डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।